Live. Hi Ashok, how are you? I'm नमस्कार, fine, dear. How स्वागत are है you? नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। बिहार में इलेक्टोरल वोटर लिस्ट का जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था, उसको लेकर एक अजीब सा विवाद खड़ा हो गया। उसको लोगों ने एनआरसी से किसी ने जोड़ा, किसी ने जोड़ा कि बिल्कुल जैसे सीए के टाइम में बोला गया था कि डॉक्यूमेंट दिखाना है, उस तरीके की स्थिति आएगी। उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि चुनाव आयोग कंप्लीट बैकफुट पर आ गया है। चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है कि बिहार के 4.96 करोड़ मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि इन 4.96 करोड़ मतदाताओं के बच्चों को भी अपने माता पिता से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर एक रिलीज जारी किया है और इसमें आयोग ने बताया है कि ईसीआई ने बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आयोग ने कहा है कि 24 जून 2025 को जारी निर्देशों के पैरा 5 में उल्लेख किया गया था कि सीईओ, डीईओ, ईआरओ को निर्देशित किया गया है कि वो 1/1/2003 की तारीख के आधार पर तैयार की गई मतदाता सूची की हार्ड कॉपी सभी बीएलओज को उपलब्ध कराए। साथ ही इसे अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सके और अपने एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ इस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में कर सके। आयोग ने यह भी कहा है कि बिहार की 2003 की मतदाता सूची की इस तरह से आसानी से उपलब्धता से राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को काफी सुविधा होगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं में से लगभग 60% को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। उन्हें केवल 2003 की मतदाता सूची से अपने विवरण की पुष्टि करनी होगी और भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना होगा। मतदाता और बीएलओ दोनों इन विवरणों को आसानी से देख सकेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों का नाम 2003 की बिहार मतदाता सूची में नहीं है, वे भी अपने माता या पिता के लिए अन्य कोई दस्तावेज देने के बजाय 2003 की मतदाता सूची में शामिल उनके नाम के साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसे मामले में उनके माता पिता के लिए कोई अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। केवल 2000 मतदाता सूची से संबंधित डिटेल्स पर्याप्त माना जाएगा और ऐसे मतदाताओं को केवल अपने लिए दस्तावेज जमा करने होंगे, साथ में भरा हुआ एक एन्यूमरेशन फॉर्म देना होगा। अब क्या इसको देख के ये लगता है कि चुनाव आयोग वाकई में इस पर बैकफुट पर आया है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने और सबने काफी इसको लेकर विरोध जताया। कई लॉयर्स ने इस बात को लेकर कहा कि ये कौन सा अजीब सा खेल है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको लिस्ट से हटाया जाएगा। तो क्या उसी का ये नतीजा है कि आज चुनाव आयोग इस तरीके का स्पष्टीकरण जारी कर रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान बिहार से जुड़ रहे हैं। दीपक कोचगवे जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। अशोक मिश्रा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। और अशोक जी, आपसे शुरुआत करूंगी कि चुनाव आयोग क्या वाकई में बैकफुट पर आया और इसलिए उसको इस तरीके का स्पष्टीकरण देना पड़ा? जी नीलू जी, ये चुनाव आयोग बैकफुट पे आप कह सकते हैं, इन द सेंस कि आज उसने एक क्लैरिफिकेशन जारी जारी किया कि 2003 के इलेक्टोरल रोल से जो लोग हैं उसमें इनरोल्ड 4.96 करोड़ वोटर्स, उनको कोई डॉक्यूमेंट या कोई सत्यापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उनके बच्चों को भी इसकी सत्यापन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक फॉर्म भरना है और बीएलओ आपके पास आएंगे तो आपको उनको दे देना है, या नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन जो मैं समझ पाया हूँ कि ये अपलोड होगा और आपको उसी में आप ऑनलाइन भी शायद कुछ कर सकते हैं। इसकी हालांकि इसमें आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन अब 4.96 वोटर्स, अभी जो हमारा समरी रिवीजन लास्ट हुआ था, इसी साल हुआ था, चुनाव से कुछ पहले ही हुआ था। अभी तो चुनाव एकदम नजदीक आ गया, इससे पहले हुआ था, जिसमें कि इतने वोटर्स करीब करीब 8 करोड़ वोटर पाए गए हैं। तो 4.96 के अलावा जो बचे हुए 3 करोड़ के करीब वोटर हैं, अब उनके पास आपने क्या क्या शर्तें रख दी है, ये सबसे बड़ी बात है। आप बैकफुट पे आप आए हैं, आपने क्लैरिफिकेशन दिया है सिर्फ करीब करीब 5 करोड़ वोटर्स के लिए,
चलिए उनके लिए आपने आसान कर दिया या जो भी हो, लेकिन ये जो बचे हुए 3 करोड़ वोटर हैं जिनका इनरोलमेंट, इपिक वगैरह सारा चीज है, अब इन लोगों को आपने कई शर्तें लगा दी। एक 87 से पहले जो जन्म लिए हैं उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करना है, उनको क्या-क्या कागज देना है। दूसरा 87 और 2004 के बीच में क्या-क्या करना है, तो उनके लिए अलग कागजात की जरूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है? स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स है कि आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना है। तब डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो लिटरेट है, जो मैट्रिक पास किया है, उसके पास है। जो शहरी पॉपुलेशन है, उसका आपको स्कूल का या ये जो सर्कल अफसर का जो ब्लॉक लेवल का जो इशू होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोगों के पास अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर जो है या जो लेना चाहता है उसके लिए ये प्रक्रिया इतनी जटिल है और ये करप्शन इस लेवल तक है कि आप मान सकते हैं, आप जाइए किसी वीडियो के पास या किसी ब्लॉक ऑफिस में, आप कहिए कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है अपने बच्चे का, आप देख लीजिए कि क्या क्या तमाशा करना पड़ता है। एक तो आपको वो वीडियो मिलेगा नहीं है, ब्लॉक वो जो सर्कल अफसर वो मिलेगा नहीं, उसका एक दलाल कोई मिल जाएगा। अब उस दलाल के साथ आप डील करिए, कुछ पैसे उनको सुनाइए या कहिए तो फिर वो 2 दिन के बाद आएंगे बताएंगे, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्शन करते आपको झुलाता रह जाएगा। तो इस प्रक्रिया में अभी जो इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ है, उस इंटेंसिव रिवीजन का समय सिर्फ 1 महीना है। 25 जून से लेके 25 जुलाई 26 जुलाई तक का ही समय है। अब 3 करोड़ या 8 करोड़ लोगों का एनुमरेशन इस 1 महीने में करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्वेश्चन ये है कि ये इनका एनुमरेशन करने की जरूरत अचानक आपको क्यों पड़ गई? इससे पहले तो आपने करवाया नहीं। तो ये जो समस्या है ना, इसको डील करने की जरूरत है और ये इसी का कारण है, यही एक मेजर कारण है कि हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं या हम तो आप बात करके देखिए प्राइवेटली, तो इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं कि हमारा तो बहुत सारा वोटर बाहर रहता है, वो थोड़े आएगा अपने बच्चों का ये देने के लिए कि सब बर्थ सर्टिफिकेट ला के सबमिट करो, नहीं तो उनका भी तो नाम कट सकता है ना। ये इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरीवन, हर एक लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, अभी सारे के सारे बच्चे हमारे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई वगैरह में या तो सेटल रहने या पढ़ रहे हैं। अब उनका बर्थ सर्टिफिकेट तो चलिए उनके पास तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, लेकिन और भी लोग हैं जो आके यहाँ सबमिट करने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है और ये संभव नहीं हो पाएगा कि आप इतने को, तब आप क्या करिएगा कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में, खास करके उन एरिया में जो आपका इंटरनल जो पर्पस है, जो एक्सप्लिसिट नहीं है, जो इम्प्लिसिट पर्पस है, तो वो पर्पस है कि कुछ खास तबके का वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया। अब विपक्ष के लोग तो ये बता रहे हैं, वो उन लोगों का कहना है कि ये जो आरजेडी के आइडेंटिफाइड वोट हैं या गठबंधन के आइडेंटिफाइड वोट्स हैं, उनका नाम ये लोग काटेंगे और अपना रखेंगे। अब वो कास्ट बेस्ड है सारा, उसमें उसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग को नहीं जाना चाहिए कि किस कास्ट का कटेगा और किस कास्ट का नहीं कटेगा, ये एकदम तय है। और इस ये जो साजिश, हम तो इसको साजिश कहते हैं। दूसरा चीज हमको तो ये लगता है ना कभी कभी नीलू, कि आप देखेंगे कि ये इस तरह की साजिश है कि जैसे नाजी एंसेस्ट्रल पासपोर्ट आपको पास चाहिए था नाजी के जमाने में, इफ यू रिमेम्बर, नाजी एंसेस्टर पास लेना उस जमाने में इशू किया गया था। ये इसी तरह की कार्रवाई हमको लगती है। जब आप एक बार समरी रिवीजन चुनाव से कुछ पहले आप करा चुके हैं, तो फिर दोबारा ये अचानक इंटेंसिव 24 तारीख को नोटिफिकेशन, 25 से काम चालू, विदाउट नोइंग एवरीवन वाज आई मीन शॉक कि ये कब से शुरू होगा, ये कब से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक क्लैरिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन का इस असमंजस पे, ऑपोजिशन के अटैक के कॉन्टेक्स्ट में एक क्लैरिफिकेशन है, तो यू कैन से, आप कह सकती हैं कि ये बैकफुट पर, इसी सेंस में ये बैकफुट पर है। अदरवाइज कोई चेंज नहीं हुआ है और प्रक्रिया वही होगी और जो इनका मंशा है
वो ये अपना मनसा पूरा जरूर करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई बैकफुट पर ठीक है, एक तरीका हो सकता है ये कहने का, लेकिन कोई भी चीज बदली नहीं है। दीपक जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या चुनाव आयोग बैकफुट पर आया है? जिस तरीके का उन्होंने 2003 का एक कट ऑफ डेट देकर और क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या ये जो विपक्षी पार्टीज शोर मचा रही थी उसका नतीजा है, या फिर चुनाव आयोग को लगा कि नहीं, इसमें कोई ना कोई स्पष्टीकरण जब तक नहीं देंगे तब तक फिर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे? क्यों लगता है कि चुनाव आयोग ने क्यों आज इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया? जी देखिए, चुनाव आयोग बैकफुट पे नहीं आया, बैकफुट पर आने की बात नहीं है। चुनाव आयोग से तो लगातार विपक्ष में राहुल गांधी ने बहुत सारे क्लेरिफिकेशन मांगे हैं, बहुत कुछ मांगा है हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पर, तो उनके कान पे जू नहीं देंगी। तो ये मैं नहीं मानता कि बैकफुट पर है। 4.96 वोटर्स जो है वो मनलायक वोटर होंगे, तो 4.96 को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 करोड़ वोटर हैं। अब ये समझिए, अभी अशोक भाई ने सही कहा कि क्या जरूरत पड़ गई। सबसे बड़ा है कि आप जिस तरह से चुनाव आयोग का एक्ट हो रहा है, उससे तो साफ ये लग रहा है कि भाई आप एनआरसी का काम रिहर्सल कर रहे हैं। एनआरसी उस बहाने आप उनका जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, दादा बाप और सबका चीज मांग रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि ये 8 करोड़ जनता का जब वोटर लिस्ट में नाम है, उसके आधार कार्ड क्यों बनवाया आपने? आज आधार कार्ड का उपयोग तो आप हर जगह करते हैं। बिना आधार कार्ड के, फिर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड में आपके पिता का नाम है, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी जरूरत पड़ गई, और चुनाव आयोग 1 महीने में 8 करोड़ लोगों को चिन्हित करेगा। ठीक है, अगर आपको ये है कि इलेक्शन कमीशन का आपको चुनाव से पहले मतदाता सूची में पुनरीक्षण करते हैं, वो 18 साल के लोगों को उसमें डाला जाता है, जो मर गए उन्हें हटाया जाता है। तो इस तरह की बातें होती हैं, मगर एकाएक ये सर्वेक्षण करके और पब्लिक के मन में, देखिए बिहार में, मैं तो लगता है कि बिहार में विपक्षी पार्टी तो हमेशा से बोलती आई है, हमेशा से, चाहे वो ईवीएम पर हो, चाहे वोटर लिस्ट पर हो, ये बोलती आई है। बहुत पहली बार जनता के बीच ये चर्चा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये जनता के बीच ये बात की चर्चा हो गई कि आखिर हम कहाँ से जुटाएंगे, हम वोट नहीं दे पाएंगे, अगर हमको वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो हो सकता है कि हमको कोई बेनिफिट गवर्नमेंट का नहीं मिले। इस तरह की बातें जो आ गई हैं, उससे लगता है कि बिहार से जो मामला उठा है, ये बिहार में बिहार कोई बहुत आसान स्टेट नहीं है बीजेपी के लिए या सत्ता पक्ष के लिए। और यहाँ के वोटर अभी भी जिस तरह का वोट करना चाहते हैं वो करते हैं। तो ये बीजेपी ने भी देखा। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, ये समझदार लोग समझेंगे, मगर सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने आखिर ये क्यों किया, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? कहीं ना कहीं कुछ वोटर जो उनके मन लायक वोटर हैं, देखिए सवाल यहाँ सीधा सीधी है कि वो जान रहे हैं कि हमें एक कौम, एक वर्ग का वोट नहीं मिलता है, तो भैया हमें बिहार जीतना है। ये भी चर्चा है कि हमें बिहार जीतना है, तो हम बिहार अपने 4.96% के लोगों से जो मन लायक हैं उनको ठीक से रहने दो और बाकी पे हेरा फेरी करो। मगर मुझे लगता है कि ये महंगा पड़ेगा बिहार में। अगर इस तरह की बात होगी तो ये मामला इलेक्शन कमीशन को बहुत महंगा पड़ेगा और इसका संदेश फिर दूसरे राज्यों में जाएगा। और देखिए हरियाणा का आपने देखा ही, राहुल गांधी ने जो जो चीज मांगा है, लड़ाई अगर, और विपक्ष को भी चाहिए कि इस मुद्दे पर अब जो लड़ाई लड़े, डू और डाई की लड़ाई लड़े। अब हम जीत गए यहाँ पर तो फिर ठीक है, और हार गए तो गड़बड़ है, ये नहीं, ये मन है, परसेप्शन है पब्लिक में। तो नीलू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिहार में इलेक्शन कमीशन आया है, ये बैकफायर न हो जाए, ये बैकफायर न हो जाए। और मुझे लग रहा है कि आम जनता, मैं भी मिलता हूँ लोगों से, कौन पूछता है जो पढ़ा लिखा नहीं है कि आधार कार्ड हुआ तो है ये ना है, इस तरह से बोलता है, तो फिर हम कहाँ से जन्म पत्र बुलाएंगे? तो ये एक सेटबैक होगा इस चुनाव में एनडीए को, क्योंकि लोग
अब एनडीए के कहने पर कर रहे हैं ये नहीं, लोगों की मंशा है कि एनडीए का ये मतलब है कि उन्हीं के चलते इलेक्शन कमीशन का ये सारा चीज चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि भाई आधार कार्ड क्यों बनवाया आपने? आधार कार्ड में अगर कोई गलत है तो आधार कार्ड बनाने वालों को ये करके उनको आधार कार्ड कैंसिल कीजिए, ये कर सकते हैं आप। जब आधार कार्ड आप कैंसिल करेंगे तो स्वतः वो वोटिंग देने से वंचित हो जाएगा, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा तो वोटर्स कैसे हो, बहुत सारी प्रक्रिया। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा कि 4.96% जो है वो 4.96% यही मसला नहीं है, मसला 30 करोड़ से ऊपर का है। और अभी देखिए बिहार में जिस तरह से बीजेपी के का प्रचार अभियान चल रहा है और आम जनता ये बीच अब जनता के बीच जा चुका है, और ये बहुत आसान नहीं होगा इलेक्शन कमीशन को। और एक महीना में बिहारी में वो कहावत है, शादी ब्याह के पहले कोहड़ा रोपा जाता है, 20 दिन पहले है तो आप कोहड़ा रोप रहे हैं और 20 दिन में 25 दिन में आप काम कर दीजिएगा। इसके लिए आप 2003 का जो हुआ था सर्वेक्षण, टू ईयर्स 2 साल लगा था। तो आप 2024 में एक महीने में क्या करना चाहते हैं? इससे मंशा तो साफ जाहिर है, एक लेमैन भी कहेगा कि मंशा कुछ गलत है। हाँ अशोक जी, लेकिन क्या ये लगता है कि वाकई में कोई एक ये साजिश लगती है चुनाव में हेरा फेरी करने की, जैसा कि विपक्ष कह रहा है? बहुत सारे लोगों को ये अंदेशा है कि ये खेल इसीलिए खेला जा रहा है ताकि हेरा फेरी से चुनाव जीता जा सके, और ये खेल ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब कितनी सक्सेस इसमें मिलेगी बीजेपी को ये पता नहीं है, लेकिन क्या ये साजिश वाला खेल है? जी अशोक जी। देखिए, साजिश इसको आप ऐसे, साजिश है या नहीं इसको आप ऐसे देखना चाहिए। वी शुड लुक इनटू इन अ डिफरेंट वे। फर्स्ट, आपका जो इलेक्टोरल लिस्ट बनता है, वोटर लिस्ट जो बनता है, तो उसमें आपने कुछ दिया, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए समय दिया जाता है। जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है उसके लिए काफी लंबा समय होता है। 2003 में हुआ था, उससे पहले भी यही लोगों को समय दिया गया कि मेरा एज गलत है, मेरा एड्रेस गलत है, मेरा नाम गलत है, मेरा नाम का स्पेलिंग गलत है, मेरे फादर्स का नाम गलत है, मेरे बच्चों का नाम गलत है, स्पेलिंग एरर होता है, एज का डिफरेंस होता है, ये सारा डिफरेंस, उसके लिए एक समय दिया जाता है। तो आज इस स्थिति में जो कोई फ्रेश इलेक्टोरल रोल निकलेगा, जो पब्लिश होगा, जिसका समय दिया गया है शायद अगस्त या समटाइम, तो वो जो होगा, या 30 सितंबर आई थिंक, 30 सितंबर, तो वो जो होगा उसमें हमको रेक्टिफिकेशन के लिए समय कहाँ है? हमारे पास रेक्टिफिकेशन के लिए समय नहीं होगा। वो जो लिख के इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर देंगे उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो एक तरह से साजिश है। और साजिश का दूसरा एंगल ये है, लोग जो बताते हैं, लोगों का जो शंका है, सब ये लोगों का शंका है कि साजिश किसके लिए हो रहा है। आप देखिए, लोगों की साजिश है ये जो माइनॉरिटी वोट्स है, टू बी मोर प्रिसाइज, ये जो माइनॉरिटी वोट्स है वो जैसा कि दीपक ने कहा कि उनका जो टारगेट वोट्स है उसके अलावा जो वोट है उसमें लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हैं, रोहिंग्याज आ गए हैं, नेपाल के लोग आ गए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के रिलीज में भी है कि इस के इन्फिल्ट्रेटर्स, बिहार चूंकि बॉर्डरिंग एरिया है और नेपाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो इसमें इनकी आने की संभावना है। और ऐसे केसेस मिले भी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये ऐसे केसेस आपको बंगाल में भी मिलेंगे, बिहार के सटा हुआ किशनगंज एरिया में मिलेंगे। तो वो जो एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, जिसको हम सीमांचल कहते हैं बिहार की भाषा में, वो जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको सीमांचल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, लाइक कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल। और उसके बाद अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, नॉर्थ ऑफ गंगा, तो आपका जो माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है वो 60-70% से धीरे धीरे कम होते हुए लास्ट 20% पर पहुंचता है, जो कि एवरेज माइनॉरिटी पॉपुलेशन है बिहार का, नियरली 20%, 18 to 20%। लेकिन उस एरिया में, सीमांचल एरिया में, इसका पॉपुलेशन है करीब करीब 60 to 70%। तो उसका जो इन्फिल्ट्रेटर्स भी उसमें है, अगर उसको आपको वीड आउट करना है तो आपको एक समय देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम कह रहे हैं साजिश इसीलिए, या लोग कह रहे हैं साजिश इसीलिए कि आपको ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है। एनआरसी इज द यूनियन होम मिनिस्ट्रीज जॉब, या कोई
इन्फिल्ट्रेटर आके हमारे देश में बसा हुआ है या हमारे राज्य में बसा हुआ है, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री का काम है। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ये कतई नहीं है, ये कतई नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन, मैंने एक बार और आपको कहा था कि इट इज एक्टिंग बियॉन्ड इट्स जुडिसडिक्शन। रीजन क्या है, कारण क्या है और क्यों इतना जल्दी किया गया, यही क्वेश्चन मार्क करता है। और यही इसी क्वेश्चन मार्क से साजिश की, इट रीक्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी, यही साजिश की बू आती है, यही से साजिश की बू आती है कि इतना जल्दी जल्दी हरिडली कंडक्टेड इलेक्टोरल रोल रिवीजन, दैट इज व्हाट पीपल से। नहीं, ये और सही बात है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप 1 महीने में इस एक्सरसाइज को पूरा कैसे करेंगे, और अब ये स्पष्टीकरण आ रहा है। दीपक जी, अंत में क्या कहेंगे सर इस पूरे एक्सरसाइज को लेकर, और अब किस तरह से अब ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, और जिस तरह से चुनाव आयोग का एक रोल इसमें नजर आ रहा है? जी देखिए, चुनाव जो बिहार का होगा, हमेशा बिहार का चुनाव के बीच में एक शब्द आता है दिलचस्प। तो वो दिलचस्प तो होगा ही और तनावपूर्ण भी होगा। देखिए, अभी अशोक भाई ने बहुत सही बात कहा, सीमांचल की बात कही, माइनॉरिटीज की बात कही। तो ऐसे बिहार में 87 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां माइनॉरिटी का बोलबाला है, जहां बीजेपी को परेशानी होती है। जिसमें देखिए 47 सीट ऐसे हैं जिसमें 50% की आबादी है माइनॉरिटी की। 11 सीट ऐसे हैं जिसमें 40% माइनॉरिटी की आबादी है। 29 ऐसे सीट हैं जिसमें 20 से 30% है। तो ये टोटल मिला के 87% लगभग होता है। और ये 11 कह सकता है, हम और आप क्या कहेंगे कि ये जो चुनाव में अब बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, तो ये बिहार और बंगाल के चुनाव के को देखकर जो जहां पर वहां ऑब्स्टिकल है, जहां पर पेट दर्द है, वो चीज को निकालना बहुत जरूरी है उनको ना। तो उनकी ये एक जबरदस्त इलेक्शन कमीशन का ये मामला चल रहा है। और ये मान के चलिए कि आप अभी हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज उनका साथ बहुत बड़े लोगों के साथ है और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट, अगर राहुल गांधी भी कहते हैं कि 7 दिन तक हमको दो, आई विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, आई विल नॉक द डोर। बट मेरा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही दीपक जी, आई हैव लॉस्ट योर ऑडियो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही आवाज। आप चलिए, कोई देखिए बात नहीं। कैसे होता है। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए। आपके बीच में आवाज चली गई थी, बोलिए बोलिए सर। आप लास्ट में क्या कह रहे थे, बस इसी को दोहरा दीजिए, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करती हूँ। जी दीपक जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव दिलचस्प है। और अब ये 3 करोड़ जो लोग का सर्वेक्षण के शिकार होंगे, जैसे लाइन लगना पड़ेगा नोटबंदी में, कहीं वैसी लाइन न लग जाए ब्लॉक में। और अभी भाई ने सही कहा कि जब आप जाएंगे जन्म प्रमाण, मैंने अपनी नाती का जन्म पत्र बनवाया था, इट टेक्स 1 मंथ, ये कोरी वो कोरी। जब और दूसरी बात, तो वो बहुत मुश्किल होगा, करप्शन बढ़ेगा। आपने भी देखा था भूमि सर्वेक्षण में क्या हुआ था। अशोक जी, भूमि सर्वेक्षण का मामला जब हुआ था तो ब्लॉक में क्या स्थिति हुई थी, तो ये आसान नहीं है। दूसरा, जब आप बीएलओ के पास उसका वेबसाइट होगा और आप उसको डाउनलोड करेंगे, कितने आदमी डाउनलोड कर देंगे उसको। आपको और हमको दिक्कत होती है डाउनलोड करने में, तो आप कहाँ से खोजेंगे। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो नेगेटिव की ओर ले जाता है, और बिहार में ये इशू बनेगा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि बिहार से कोई चीज की शुरुआत होती है और विपक्षी दल तो लगा है, तो सबसे बड़ा मसला है कि यह मामला आम पब्लिक के पास पहुंच गया। चलिए, तो देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में क्या होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी, अशोक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।